हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर, जहां पर हमारी जो उदय बैच चल रहा था क्लास 9th का, इसमें हम हमारा संख्या पद्धति वाला जो चैप्टर है वो पढ़ रहे थे और वही समझ रहे थे कि भाई संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं जो हैं उनके अंदर हम किस किस तरीके के खेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम हमारी जो वास्तविक संख्याएं हैं जिसके अंदर हमारी परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, उन्हें किस तरीके से जोड़ेंगे, किस तरीके से घटाएंगे, किस तरीके से भाग करते हैं, किस तरीके से गुणा करते हैं, ये हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए इस क्लास को हम शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले तुम लोग जरा मुझे बताओ, तुम लोगों के क्या हालचाल है। अभी तक जो क्लासेस हुई हैं उनमें जो भी कुछ मैंने पढ़ाया है वो सबको समझ में आया है? कमेंट में इस चीज का तुम जवाब दे सकते हो, मैं कमेंट बाद में पढ़ लूंगा। ठीक है, तो जरा मुझे जल्दी से बताओ कि जो तुम्हारे कमल सर, कमल भैया, के स्क्वायर भैया ने जो भी तुम्हें पढ़ाया है, क्या वो तुम लोगों को समझ में आया है? हाँ भाई, क्लियर है सबको वो? तो चलो भाई, आज की जो क्लास होने वाली है, जैसे कि मैंने बताया, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति की जो क्लास है, इसमें आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं? आज हम बातचीत करने वाले हैं हमारा संख्या पद्धति के एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। क्या नाम है भाई? वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया। घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, किसी हथियार का नाम नहीं है ये। ठीक है, संक्रिया जो है वो किसी हथियार का नाम नहीं है। ठीक है, नॉर्मल एक क्या चीज है, एक शब्द है जिसका मतलब बहुत ही ईजी है, तुम बचपन से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हो। संक्रिया का मतलब और कुछ नहीं है। संक्रियाएं होती हैं तुम्हारी जैसे जोड़ना, घटा करना, गुणा करना या भाग करना, यही सब तुम्हारा क्या है, यही सब होती हैं तुम्हारी संक्रियाएं। ठीक है, संक्रियाओं में क्या आता है? जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना, यही सब तुम्हारा किस में आता है? यही सब तुम्हारी संक्रियाएं होती हैं। तो आज हम वास्तविक संख्या में, अभी तक हमने 2 को 2 में कैसे जोड़ते हैं या -2 को -2 में कैसे जोड़ते हैं, मतलब जो हमारे परिमेय संख्याएं थी खाली उन्हें आपस में जोड़ना सीखा था। लेकिन अभी अपरिमेय संख्याओं के बारे में तो बात ही नहीं हुई है। यहां पर हम डायरेक्ट बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए। अब वास्तविक संख्याओं में क्या होता है कि तुम परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे तो क्या आएगा, तुम अपरिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ठीक है, तुम इनके आपस में गुणा करोगे तो क्या आएगा, भाग करोगे तो क्या आएगा, घटाओगे तो क्या आएगा, ये सारी चीजें हम हमारी जो आज की क्लास है इसमें समझने वाले हैं। ठीक है, उस पर बेस क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। तो बिना किसी देरी के सीधा शुरुआत करते हैं बच्चों अपनी इस क्लास की और वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं की। तो हमने ये समझा कि वास्तविक संख्याओं के अंदर हमारी 2 टाइप की जो मेन संख्याएं हैं वो पाई जाती हैं। सबसे पहली परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या में तुम्हारा सब कुछ आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 -1 2 -2 -3 -4 0 1/2 -3/2 -7/8 ये सब आ जाता है। ठीक है, वही है परिमेय संख्याओं के अंदर तुम्हारे रूट, ठीक है, √2 √3 √5 √7 √8 √9 √10, √9 नहीं आएगा, √10 √11 √12 √13 √14 √15 √17, ये सारे की सारी संख्याएं, या फिर पाई, या फिर ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार कैसा होता है बच्चों, जिनका दशमलव प्रसार हमारा अशांत अनावृत्ति का होता है, वो सारी संख्याएं इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो अब इन संख्याओं को आपस में कैसे जोड़ते हैं, कैसे इनकी गुणा होती है, कैसे भाग होती है, इस सब के बारे में हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है। ठीक है, क्योंकि संक्रियाओं का मतलब ही ये होता है। ठीक है, जैसे तुमने लिखा हुआ है संक्रियाएं, संक्रियाएं क्या है? ऑपरेशंस। ठीक है, कि भैया 2 संख्याओं पर 2 परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। देखो हमने बचपन में ये पढ़ लिया है, ठीक है, क्लास 8th में हम ये चीज पढ़कर आए हैं कि 2 परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ोगे तो हमेशा एक परिमेय संख्या आएगी। ठीक है, परिमेय संख्या को, परिमेय संख्याओं के लिए अगर तुम संक्रियाओं की बात करो, परिमेय संख्याओं के लिए अगर तुम किसकी बात करो, आपका संक्रियाओं की बात करो, तो क्लास 8th में हमने पढ़ा था कि अगर 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए, जोड़ यानी कि योग, बिल्कुल हिंदी में साधारण भाषा में बोला जाता है योग। ठीक है, अगर 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो क्या आता है? 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा एक परिमेय संख्या निकल कर आएगी बच्चों।
दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा एक परिमेय संख्या निकल कर आएगी। ये चीज हमेशा याद रखना। एग्जाम्पल के लिए हम इसे एग्जाम्पल से समझ भी सकते हैं। तुम दो परिमेय संख्या लो, एक मैंने ले ली 1/2 और एक मैंने ले ली -4/3। ठीक है, ये दो हमारी परिमेय संख्या है, दोनों की दोनों परिमेय संख्या है, दोनों को मैं जोड़ के दिखा रहा हूं। ये हमने क्लास 8th में पढ़ लिया है। ठीक है, मैं बस एक रिकैप करा रहा हूं जल्दी से। दोनों को हम जोड़ेंगे, प्लस की गुणा माइनस में होगी, माइनस हो जाएगा, अपने पास क्या आएगा 1/2 -4/3। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, दोनों अलग अलग हैं, एलसीएम लेंगे 3 की गुणा 1 में हो जाएगी तो 3 माइनस 2 की गुणा 4 में हो जाएगी तो 4 दूनी 8 बटे में इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी तो 2 तिया 6। ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब बच्चों यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, 3 में से 8 गए, कितने बचे -5/6। तो हमने क्या करा बच्चों, हमने जब दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा, ये दोनों की दोनों क्या थी, परिमेय संख्या थी, दोनों की दोनों परिमेय संख्या थी। जब मैंने दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा तो मेरे पास क्या निकल कर आया, एक परिमेय संख्या ही निकल कर आई। क्या निकल कर आई, एक परिमेय संख्या ही निकल कर आई। इसी तरीके से बच्चों आपका, अगर आप दो परिमेय संख्याओं की आपस में गुणा करते हो, दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हो या दो परिमेय संख्याओं को आपस में भाग करते हो, बस याद रखना कि भाग में हर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, भाग में हर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हो, गुणा करते हो, उनकी भाग करते हो या घटाते हो तो हमेशा हमारे पास एक परिमेय संख्या ही निकल कर आती है। ठीक है, एक परिमेय संख्या ही निकल कर आती है। लेकिन अब हमने एक और नए तरीके की संख्याएं पढ़ ली हैं और उनका नाम है अपरिमेय संख्याएं। क्या नाम है भाई, अपरिमेय संख्याएं। अब इन अपरिमेय संख्याओं के लिए क्या होता है भाई, अपरिमेय संख्याओं को कैसे हम आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, इसके बारे में हमें बात करनी है। और क्या जब हम दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो क्या अपरिमेय संख्या निकल कर आएगी, क्या वो दोनों आपस में जुड़ने के बाद परिमेय हो जाएंगी, क्या उन दोनों की आपस में गुणा होने के बाद वो अपरिमेय रहेंगी या परिमेय हो जाएंगी। तो यही सारी चीजें हमें आज की क्लास में डिस्कस करनी है। ठीक है, तो परिमेय के बारे में तो हमने बात कर ली कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ लो, घटा लो, गुणा कर लो, भाग कर लो, हमेशा परिमेय संख्या ही देगा। लेकिन अब शुरुआत करते हैं अपरिमेय संख्याओं के लिए और हम यहां पर इसकी टेबल बनाते जाएंगे। यहां पर क्या है, परिमेय तथा परिमेय, परिमेय तथा परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक परिमेय संख्या आएगी, ये मैं तुम लोगों को बता चुका हूं पहले ही, परिमेय संख्या आएगी। ठीक है, इसका व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, व्यवकलन करेंगे तो भी परिमेय आएगी। ठीक है, गुणा करेंगे तो भी परिमेय आएगी और भाग करेंगे तो भी परिमेय आएगी। ठीक है, तो आपका दो परिमेय संख्याओं को आप जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, आपके पास हमेशा परिमेय संख्या आने वाली है। ये गद्दारी नहीं करेगा। ठीक है, ये भाई साहब आपस में एक दूसरे के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, ये बिल्कुल परिमेय के परिमेय ही रहते हैं, ये नहीं बदलते। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें अपरिमेय संख्याओं की, तो जब आप दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ोगे, अब एक एक करके इन दोनों पर चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझ के चलना कि पहली कंडीशन, जब आप दो अपरिमेय संख्याएं लेते हो, ठीक है, यहां पर मैं ले लेता हूं, माना ए व बी, तो अपरिमेय संख्याएं हैं, बल्कि इसे भी छोड़ दो, नॉर्मल एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं तुम्हें, इसे भी छोड़ दो, नॉर्मल डायरेक्ट एक एग्जांपल से समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो सबसे लिए हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम परिमेय, अपरिमेय व अपरिमेय संख्या लेने वाले हैं, यानी कि दोनों संख्या अपरिमेय होंगी। ठीक है, अब हम कौन से केस की बात कर रहे हैं, जब हमारी दोनों संख्याएं अपरिमेय हो, जब दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाएगा और दो अपरिमेय संख्याओं को घटाया जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाएगा और दो अपरिमेय संख्याओं को घटाया जाएगा, क्या होगा, देखो सीधी सी बात। मान लो मैंने दो अपरिमेय संख्याएं ली। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे योग की, योग की, किसकी बात करेंगे, योग की। ठीक है,
देसी भाषा में इसे बोलते हैं जोड़ना। क्या बोलते हैं देसी भाषा में? जोड़ना। लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, तुम लोगों के लिए आसानी रहेगी। ठीक है, मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने दो संख्याएं ली, दो संख्याएं मैंने ले ली 2√2 और हमारा एक मैंने ले लिया √2। तो ये दो संख्याएं हैं। अब हमें पता है कि हम ऐसे जोड़ते हैं, अगर कहीं पर लिखा है 2a + a बराबर किसके हो जाता है? 3 गुणा a के। ठीक है, 2a + a बराबर 3 गुणा a हो जाता है, 3a हो जाता है। तो 2√2 + 3√2 कितना होगा? 2√2 + 3√2 आपका हमेशा 2√2 + √2 कितना हो जाएगा? 3√2 हो जाएगा। या तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में से √2 कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन ले लो। यहां से √2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? 2। यहां से √2 कॉमन लेंगे, बचेगा 1। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया? 2 + 1 हो गया 3√2। तो चाहे तो इसे कॉमन लेके कर लो, चाहे तुम डायरेक्टली देख सकते हो कि 2√2 + √2 कितना आएगा? 3√2। तो भैया देखो, आपने दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा, आपने दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा, आपके पास क्या निकल कर आया? आपके पास 3√2 निकल कर आया, जो कि एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या हुआ भाई? हमने दो अपरिमेय संख्याओं को उठाया, ये भी अपरिमेय थी, ये भी अपरिमेय थी, दोनों को जब आपस में जोड़ा तो जो मान निकल कर आया वो अपरिमेय निकल कर आया। दोनों को जब आपस में जोड़ा तो जो मान निकल कर आया वो अपरिमेय निकल कर आया। बिल्कुल सही। क्या लेकिन हर एक कंडीशन में ऐसा होता है कि जब दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ो तो अपरिमेय संख्या आएंगी? क्या हर एक कंडीशन में ऐसा होता है? एग्जाम्पल देता हूं मैं एक और। मान लो तुमने ले लिया समझ के चलना जो मैं बोल रहा हूं। मान लो तुमने एक एग्जाम्पल तो ये वाला लिया था, एक एग्जाम्पल तुमने ले लिया कि अगर मैं क्या करूं, मैं 3√2 माइनस 3√2 प्लस कर दूं किसमें? 3√2 में प्लस कर दूं किसमें? हमारा 2 माइनस 3√2। ठीक है, मैंने क्या करा? मैंने 3√2 में प्लस कर दिया 2 माइनस 3√2। ठीक है, अब भैया ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है ना? और ये भी पूरी की पूरी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी पूरी की पूरी एक अपरिमेय संख्या है, पूरी की पूरी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा मेरे पास क्या आएगा? देखो, ये हो जाएगा 3√2 प्लस 2 माइनस 3√2। तो प्लस 3√2 से माइनस के 3√2 कट गया, क्या आया अपने पास? 2 आ गया। भाई 2 क्या है? 2 क्या है? 2 तो एक परिमेय संख्या है, 2 तो एक परिमेय संख्या है। यानी कि यहां पर मैंने दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा तो मेरे पास क्या निकल कर आ गया? एक परिमेय संख्या निकल कर आ गई। और एक एग्जाम्पल देखो, और एक एग्जाम्पल देखो, मैंने एक और एग्जाम्पल लिया। मान लो मैंने ले लिया, मैंने ले लिया √2 और इसमें मैं जोड़ देता हूं माइनस के √2 को। √2 में मैं जोड़ देता हूं माइनस के √2 को। √2 भी अपरिमेय है, माइनस के √2 भी अपरिमेय है। दोनों को आपस में हल करोगे क्या आएगा? √2 प्लस माइनस माइनस √2, और जो मान निकल कर आएगा √2 माइनस √2 कितना हो जाएगा? √2 माइनस √2 हो गया। यहां पर भी क्या हुआ? हमने दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा और हमारा मान क्या निकल कर आ गया? मान निकल कर आ गया परिमेय। तो भैया देखो, जब आप दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हो, जब आप दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हो तो वो मान अपरिमेय भी आ सकता है। ठीक है, और जब आप दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हो तो वो मान परिमेय भी आ सकता है। ठीक है, तो बेटा ये चीज निश्चित नहीं है, ये चीज निश्चित नहीं है, दोबारा सुन लो, ये चीज निश्चित नहीं है कि आपका दो अपरिमेय संख्याओं को जब जोड़ा जाए तो उसमें परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा। ठीक है,
परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा। दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है, वो उसे हल करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या आएगा। समझ में आया? इतना चमका कि नहीं चमका? जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ इतना कि भैया जब हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ देंगे तो वो क्या बनाएंगे, आपस में जुड़कर वो परिमेय भी बन सकते हैं, वो गद्दारी भी कर सकते हैं और अपरिमेय भी बन सकते हैं। ठीक है, सिंपल, क्लियर हो गई बात। तो भैया देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर भैया अपरिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है, और मैं स्लैश लगा के लिख रहा हूं परिमेय भी आ सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है भैया, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। कब? जब हम एक अपरिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ने की बात हो गई, योग की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं बच्चों किसकी, योग की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं व्यवकलन की। ठीक है, सेम इसी तरीके से व्यवकलन का भी खेला है। व्यवकलन का खेला क्या है, देखो भाई, अब व्यवकलन ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा शब्द लिख दिया मैंने, भयंकर सा। भाई व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, सिंपल भाषा में। ठीक है, व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, एक नंबर को दूसरे नंबर में से घटाना। तो अब हम यहां पर क्या देखेंगे कि भैया हम अगर अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो क्या बनेगा। तो देखो भाई, फिर वैसे ही एक एक करके एग्जाम्पल लेकर चलेंगे कुछ और समझेंगे। तो अगर तुम एक अपरिमेय संख्या में से, मान लो मैंने एक अपरिमेय संख्या ले ली 2 + 3√2, एक अपरिमेय संख्या हो गई ये, और दूसरी अपरिमेय संख्या ले ली मैंने 2 - √2। ठीक है, ये दो अपरिमेय संख्या होगी, दोनों को आपस में घटाएंगे तो क्या होगा भैया, ये हो जाएगा 2, सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2 + 3√2, इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो माइनस का 2, माइनस की मल्टीप्लाई -√2 में होगी तो माइनस माइनस +√2। ठीक है, अपने पास क्या हो जाएगा, 2 - 2 कितना हो गया, 2 - 2, 2 से माइनस के 2 कट गया। ठीक है, 3√2 और √2 कितना हो गया, 3√2 और √2 हो गया कितना, 4√2। कितना हो गया, 4√2। कितना हो गया भाई, 4√2। क्लियर हो गई बात। अब 4√2 क्या है, 4√2 क्या है भाई, 4√2 क्या है, देखो तुमने दो अपरिमेय संख्याओं को घटाया आपस में, ये भी अपरिमेय थी ये भी अपरिमेय थी, निकल के क्या आया, निकल के क्या आया, अपरिमेय निकल कर आया, अपरिमेय निकल कर आया। इसी तरीके के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पर तुम दो अपरिमेय संख्या को घटाओ और वो आपस में क्या दे दे, अपरिमेय संख्या दे दे। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर बार जब मैं दो अपरिमेय संख्याओं को घटाऊंगा वो अपरिमेय संख्या देंगी, क्या ये जरूरी है, नहीं। देखो अगर मैं क्या कर देता यहां पर, मान लो मैं एक संख्या ले लेता हूं 2 - 5√2 या 5√3 एंड ये हो जाएगा हमारा -4 -5√3। ठीक है, अब क्या होगा भाई, ये भी अपरिमेय है ये भी अपरिमेय है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 - 5√3, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4 और माइनस माइनस +5√3। ठीक है, क्या हुआ, -5√3 से +5√3 खत्म, अपने पास क्या बचा, 2 - 4, 2 - 4 कितना आ गया, -2, 2 - 4 कितना आ गया, -2। तो इसका मतलब क्या है कि भैया देखो यहां पर क्या हुआ, एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को हमने लिया, जब हमने इन दोनों को आपस में घटाया तो हमारे पास जो मान निकल कर आया वो क्या आया, वो आया -2 जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, जो कि एक परिमेय संख्या। तो यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं को घटाने पर भी
दो अपरिमेय संख्याओं को घटाने पर भी आप बता नहीं सकते कि वो परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा, आपको उसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा पहले। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखो जरा, अगर मान लो मैं क्या ले लेता हूं, मैंने ले लिया √2, ठीक है, और इसमें से घटा दिया √2 को। √2 में से मैंने √2 घटा दिया, दोनों के दोनों अपरिमेय है। क्या आएगा, घटने के बाद क्या निकल कर आएगा, घटने के बाद 0 निकल कर आएगा। 0 क्या है, परिमेय है। दो अपरिमेय संख्या को आपस में घटाया, परिमेय आ गया। तो बच्चों इसीलिए आपका दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर भी आप नहीं बता सकते हो कि परिमेय आएगा या अपरिमेय, क्योंकि भैया उसे हल करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से दो हम परिमेय संख्याओं को देखकर, हमारा दो अपरिमेय संख्याओं को घटाने पर भी हम नहीं बता सकते हैं कि वो परिमेय संख्या देगा या अपरिमेय। ठीक है, क्लियर हो गई बात, इतना चमका। तो यहां पर हम लिख देंगे फिर से क्या, कि भैया दो अपरिमेय संख्याओं के व्यवकलन पर भी आप नहीं बता सकते हो कि वो परिमेय देंगी या अपरिमेय। मैंने ये लगा दिया भाई डैश, डैश का मतलब है यही वाली चीज नीचे उतर जाएगी। ठीक है, अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। दो अपरिमेय संख्याओं को घटाओगे तो परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है, जैसे कि यहां पर आ रहा था। एक एग्जाम्पल में अपरिमेय आ गया, दूसरे में परिमेय आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से बात कर लेते हैं किसकी, इसी तरीके से बात कर लेते हैं गुणा की और भाग की। ठीक है, गुणा की और भाग की। तो अगर गुणा के लिए बात करें हम, तो अपरिमेय संख्याओं की गुणा के लिए अगर हम बात करें, अब गुणा का मतलब तो गुणा ही होता है भैया, मल्टीप्लिकेशन, सीधी सी बात है, ये तो बिल्कुल देसी भाषा ही है, गुणा। अगर दो अपरिमेय संख्याओं की गुणा की जाए तो उस केस में क्या होगा, तो देखो केस लेते हैं भाई, एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, 2√2 गुणा 3√7, 3√7। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं की गुणा करने के वक्त हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या की गुणा परिमेय संख्या में होती है, अपरिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय संख्या। जैसे कि 2 की गुणा 3 में होगी, परिमेय संख्या की गुणा परिमेय संख्या में होगी, और अपरिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय। ठीक है, गुणा करो जरा, क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 तिया 6 गुणा √2 गुणा √7। अब √2 गुणा √7 है, क्या होगा, ये दोनों आपस में एक साथ गुणा में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 गुणा रूट के अंदर 2 गुणा 7, तो 2 सत्ते 14, तो 6√14 आ रहा है, 6√14 आ रहा है। क्या आ रहा है, 6√14 आ रहा है। तो तुमने देखा कि तुमने एक अपरिमेय संख्या की जब गुणा करी किसी अपरिमेय संख्या में, तो तुम्हारे पास क्या निकल कर आया, एक अपरिमेय संख्या निकल कर आई, है ना। जब तुमने गुणा करी एक अपरिमेय संख्या की दूसरी अपरिमेय संख्या में, तो तुम्हारे पास एक अपरिमेय संख्या निकल कर आई। लेकिन क्या, फिर से वही बात मैं पूछूंगा, क्या ये हर बार जरूरी है, क्या ये हर बार जरूरी है, क्या हर बार ऐसा होगा कि दो अपरिमेय संख्याओं की गुणा करने पर अपरिमेय संख्या आएगी, क्या हर बार ऐसा होगा, देखते हैं। एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, मैंने लिया 2√2 गुणा 7 या 5√8, 2√2 और 5√8। ठीक है ना, वही काम होगा कि परिमेय संख्या की गुणा परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय संख्या में। यानी कि 2 की गुणा हो जाएगी 5 में, तो 5 दूनी 10 गुणा √2 की गुणा हो जाएगी √8 में। ठीक है, दोनों एक ही गुणा के अंदर आ जाएंगे, एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे, तो आ गया 10 गुणा रूट के अंदर 2 गुणा 8। ठीक है, अपने पास कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 गुणा रूट के अंदर 2 अट्ठे 16। 16 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला जा सकता है, 16 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ गया, ये आ जाएगा 4। 16 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला, ये आ गया 4। ठीक है, तो 10 चौक 40। तो तुम देख सकते हो यहां पर क्या हुआ, हमने एक अपरिमेय संख्या की गुणा दूसरी अपरिमेय संख्या से करी, लेकिन हमारे पास निकल कर क्या आया, हमारे पास क्या आया, 40, क्योंकि एक परिमेय संख्या है। तो यानी कि बच्चों
दो अपरिमेय संख्याओं की गुणा करने पर भी हम ये नहीं बता सकते कि यार वो परिमेय आएगी कि अपरिमेय आएगी। ये गद्दारी भी कर सकता है और हो सकता है साथ भी दे दे अपरिमेय का, ठीक है। तो भैया सीधी बात है, दो अपरिमेय संख्याओं की गुणा करने पर भी आप नहीं बता सकते हो कि वो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। वो परिमेय भी हो सकता है और वो अपरिमेय भी हो सकता है। सेम यही वाली कहानी चलेगी बच्चों, जो ऊपर से चलती हुई आ रही है वही कहानी चलेगी। तो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर, घटाने पर या गुणा करने पर, तो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर, घटाने पर या गुणा करने पर तुम्हारे पास परिमेय संख्या भी आ सकती है और अपरिमेय संख्या भी आ सकती। सीधी सी बात, सिंपल। क्लियर हो गया इतना? ये सबको समझ में आ गया। अब सेम चीज भाग में कर लेते हैं, ठीक है, कि दो अपरिमेय संख्या को एक बार भाग करके और देख लेते हैं। मैं पहले ही बता देता हूं, भाग में भी यही आएगा, जो तुमने अभी तक देखा है ना वही भाग में भी आएगा। जब तुम दो अपरिमेय संख्याओं की भाग करोगे आपस में तो भी यही आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। भाग करते हैं, देखो भाई एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, 2√5 बटे में 3 रूट, ठीक है। इसे हल करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा बच्चों 2/3 गुणा रूट के अंदर 5/, सिंपल, ठीक है। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तुमने क्या करा, तुमने एक दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में भाग करा, तुम्हारे पास एक अपरिमेय संख्या निकल कर, ठीक है। तुमने दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में भाग करा, अपरिमेय अपरिमेय, और जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आया वो भी अपरिमेय। लेकिन क्या ये हर बार जरूरी है? क्या ये हर बार जरूरी है कि यही आएगा? अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, इसमें ऊपर है 3√5, नीचे है 27√5, ठीक है। दोनों अलग अलग है अपरिमेय संख्या है, ऊपर है 3√5, नीचे है 27√5। क्या होगा भाई, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। लेकिन जब तुम इन्हें हल करोगे तो क्या होगा, जब तुम इन्हें हल करोगे तो ये क्या बन जाएंगी, √5 से √5 कट गया, अपने पास आ गया कितना, 3/27, जिसे मैं हल कर लूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 निम 27, यानी कि 1/9 निकल कर आ गया। तो दो अपरिमेय संख्याओं को हल करने के बाद हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, 1/9 निकल कर आ रहा है, जो कि क्या है भाई साहब, ये तो एक परिमेय संख्या है ना, ये तो एक परिमेय संख्या है, ये तो एक परिमेय संख्या है। तो यानी कि बच्चों दो अपरिमेय संख्याओं को भाग करने पर भी, दो अपरिमेय संख्याओं को भाग करने पर भी आप नहीं बता सकते कि क्या आएगा। वो परिमेय भी हो सकती है, वो अपरिमेय भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अब सबको क्लियर हो गया होगा कि भैया देखो सिंपल सा लॉजिक ये है कि तुम्हारा दो परिमेय संख्या अगर हम लेते हैं, दो परिमेय संख्या अगर हम लेते हैं, तो दो परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं, तो वो हमेशा परिमेय संख्याएं देती हैं, वो गद्दारी नहीं करती, वो हमेशा परिमेय संख्याएं देती हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं की बात करें, अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाएं, गुणा करें और भाग करें, तो हम नहीं बता सकते कि एक परिमेय संख्या आएगी या एक अपरिमेय संख्या आएगी। हो सकता है एक अपरिमेय संख्या आ जाए, हो सकता है एक परिमेय संख्या आ जाए। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले उसे पूरा का पूरा हल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बता पाओगे कि एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब तो परिमेय, अब क्या बात है, पहली स्थिति क्या थी कि भैया जब हम दोनों अपरिमेय संख्या ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या स्थिति है, अब स्थिति यह है कि भैया देखो वास्तविक संख्याओं में तो अपरिमेय भी आती है और परिमेय भी आती है, ठीक है। दो परिमेय को जोड़ा तो परिमेय आ गई, दो अपरिमेय को जोड़ा तो परिमेय और अपरिमेय से कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं को जोड़ू तो क्या होगा, अगर मैं एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ूं, घटाऊं, गुणा करूं, भाग करूं तो क्या होगा। देखो ये भी अब हाथों हाथ ही क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद फिर सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे।
अब हम बात करने वाले हैं एक परिमेय व एक अपरिमेय। ठीक है, एक परिमेय व एक अपरिमेय। अब इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई ये किसकी तरफ पलड़ा भारी रहने वाला है, परिमेय संख्या बनेगी या अपरिमेय संख्या बनेगी, या दोनों में से कुछ भी बन सकता है। तो देखो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करेंगे, कहां से, अपना योग से, योग से यानी कि हमारा जोड़ने से। ठीक है, योग यानी कि हमारा जोड़ने से। तो बच्चों देखो, अगर मैं दो, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को लेता हूं और उसे जोड़ता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ले लिया 2 और एक मैंने ले लिया √2 या 2√2, तो इसका मान क्या आएगा? इसका मान अगर मैं यहां से निकाल भी लूं तो कॉमन ले लूं, अंदर आ गया 1 + √2। तो हमेशा याद रखो कि आपका, अगर आप एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ रहे हो तो अंदर क्या आ रहा है, 1 + √2। तो अभी भी ये क्या आ रही है, एक अपरिमेय संख्या आ रही है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर क्या आ रहा है, एक अपरिमेय संख्या ही आ रही है। ठीक है, और आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी दुनिया जमाने का एग्जाम्पल ले लो, इसीलिए मैं इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल बता भी नहीं रहा हूं। आप दुनिया जमाने का कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अगर आप एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या लेते हो, अगर आप एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को लेकर आपस में जोड़ते हो तो वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही देगा। अगर आप एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को लेकर आपस में जोड़ते हो तो वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही देगा। ध्यान रखना बच्चे। ठीक है, क्या बोला मैंने कि भैया अगर आप एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ते हो तो वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही देगा। क्या देगा भाई, एक अपरिमेय संख्या ही देगा। ठीक है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर एक अपरिमेय संख्या आती है। सेम इसी तरीके से इसका व्यवकलन कर लो भाई। ठीक है, व्यवकलन करोगे तो व्यवकलन में भी यही केस बनेगा, व्यवकलन में भी यही केस बनेगा बच्चों, व्यवकलन में भी, व्यवकलन मतलब घटाना, इसमें भी यही केस बनेगा। ठीक है, इसमें भी ऐसा कुछ नया नहीं है। तुम एक एग्जाम्पल ले लो कोई भी। ठीक है, जैसे कि मान लो तुमने क्या करा, √2 में से 3√2 को घटा दिया तो तुम्हारे पास क्या आएगा, दोनों में से √2 कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन भी ले लोगे तो अंदर बचेगा 1 - 3। तो 1 - 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, -2√2, -2√2। तो इसका मतलब क्या है कि तुमने एक, बल्कि यहाँ तो उल्टा हो गया, सॉरी, हमने एक परिमेय संख्या ले ली, हमें एक परिमेय और एक अपरिमेय लेनी है ना। तो मान लो मैंने ले लिया यहाँ से 3 या मैंने ले लिया 6। ठीक है, मैंने ले लिया 6, दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3 कॉमन लिया, इधर बचा 2 - √2। तो 2 - √2 भी करोगे तो भी वो अपरिमेय आएगा। यानी कि तुमने जब एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को घटाया तो तुम्हारे पास एक अपरिमेय संख्या ही निकल कर, तुम्हारे पास एक अपरिमेय संख्या ही निकल कर आ रही है। और तुम कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अगर तुम एक अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को या फिर एक परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाओगे तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही देगा, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही देगा। ठीक है, तो यानी कि यहां पर भी आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर भी अपरिमेय संख्या आएगी, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को आपस में घटाने पर भी एक अपरिमेय संख्या आएगी। अब इनकी गुणा करने पर क्या केस बनेगा, देखो भाई, इनकी गुणा करने पर क्या केस बनेगा, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ये देखते हुए चलना, इसे बहुत ध्यान से सुनना।
गुणा गुणा के टाइम पे क्या केस बनेगा, देखो ध्यान से, ठीक है। तो देखो, अगर मैं 2 की गुणा करता हूं 6√3 में, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, ठीक है। और हमें पता है कि ऐसी इस तरीके की जब गुणा होती है तो परिमेय संख्या ही गुणा परिमेय संख्या में हो जाती है। तो 2 की गुणा 6 में होगी, ये बन जाएगा 6 दूनी 12√3। 12√3 बन गया। 12√3 का मतलब हमारा क्या हो गया भैया, क्या बन जाएगा ये, हमारे पास एक परिमेय संख्या की गुणा हमने करी अपरिमेय संख्या में, तो हमारे पास आ रही है क्या, एक अपरिमेय संख्या। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या की गुणा करने पर हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, एक अपरिमेय संख्या ही आ रही है, ठीक है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या की गुणा करने पर हमारे पास एक अपरिमेय संख्या ही निकल कर आ रही है, ठीक है। दोबारा देखो, अगर मान लो मैंने 3 की गुणा करी 7 रूट, क्या होगा, 7 या 21 हो जाएगा, और ये हो गया 21√3, ठीक है। तो फिर वही केस हो रहा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या की गुणा करने पर अपरिमेय संख्या आ रही है। तो क्या हर केस में ऐसा होगा, क्या हर केस में होगा ऐसा, क्या ऐसा हर केस में होगा, हाँ। हर एक परिमेय संख्या की गुणा करने पर एक अपरिमेय संख्या से, या एक अपरिमेय संख्या की गुणा एक परिमेय संख्या से करने पर हर एक केस में आपके पास एक अपरिमेय संख्या ही निकल कर आती है। लेकिन केवल एक केस को छोड़कर। कौन सा केस भाई, जब एक परिमेय संख्या को आप 0 ले लो, आप कोई भी परिमेय संख्या ले लो, उसमें किसी भी अपरिमेय संख्या की गुणा कर दो, वो हमेशा अपरिमेय संख्या देगा, वो हमेशा अपरिमेय संख्या देगा। लेकिन अगर तुम परिमेय संख्या 0 ले लो, अगर तुम परिमेय संख्या 0 ले लो, तो तुम्हारा जो गुणा है, परिमेय संख्या 0 की गुणा किसी अपरिमेय संख्या से करने पर वो 0 ही देगा, और वो हमारी परिमेय संख्या होती है। क्योंकि मान लो तुमने क्या करा, परंतु अगर मान लो तुम 0 जो कि एक परिमेय संख्या है, इसकी गुणा किसी भी अपरिमेय संख्या में कर दो, तो वो एक 0 ही देगा, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक परिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय संख्या से करने पर हमारे पास एक परिमेय संख्या निकल कर, लेकिन ये केवल और केवल किस केस में होता है, जब आप परिमेय संख्या को 0 लो। ये केवल और केवल किस केस में होता है, जब आप परिमेय संख्या को 0 लो। 0 के अलावा कोई भी परिमेय संख्या की गुणा आप अपरिमेय संख्या में करोगे तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही देगा। तो इस पॉइंट को यहां पर नोट करके लिख लो कि 0 के अलावा किसी भी परिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय संख्या में, या फिर अपरिमेय संख्या की गुणा परिमेय संख्या में करने पर अपरिमेय संख्या की प्राप्त, ठीक है। आप केवल 0 को छोड़ दो, कि देखो भैया 0 तो परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं खाली 0 को छोड़ दो, 0 के अलावा तुम किसी भी संख्या को लोगे, अगर तुम उसे गुणा करते हो किसमें, आपका अपरिमेय संख्या में, या किसी अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या में गुणा करते हो 0 को छोड़कर, तो जो मान निकल कर आएगा वो एक अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बताएं कि भैया देखो, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या की गुणा करने पर क्या आता है, आपका एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या की गुणा करने पर, यहां पर लिख रहा हूं अलग से, 0 के अलावा
जीरो के अलावा ये पूरा का पूरा क्या बनाता है, हमेशा अपरिमेय बनाता है। जीरो के अलावा हमेशा ये अपरिमेय बना, हमेशा अपरिमेय बना, ठीक है। जीरो के अलावा हमेशा ये अपरिमेय बना। अब देखो सेम केस तुम्हारा भाग के लिए भी होता है, ठीक है। यही सेम केस तुम्हारा भाग के लिए भी होता है कि अगर तुम एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को भाग देते हो, ठीक है, आपस में, या फिर एक अपरिमेय संख्या को किससे, एक परिमेय संख्या से भाग देते हो, तो वो भैया देखो यही केस बनेगा हमेशा कि जीरो को छोड़कर बाकी कोई भी परिमेय संख्या ले लो, तुम्हारा भाग जो है वो क्या बन जाएगा, वो अपरिमेय बनेगा। मान लो तुमने 2 को भाग दिया 2√2 से, इसे हल करने पर तुम्हारे पास आएगा 1√, ठीक है, जो कि अपरिमेय है, ठीक है। एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से भाग दिया, अपरिमेय संख्या निकल कर आ गई, ठीक है। मान लो तुमने 3√4 को भाग दिया इससे 3√2 से, वो √4 तो हो गई नहीं, √4 अपरिमेय नहीं होती। 3√6 को भाग दिया 3√2 से, ये क्या आएगा, ये हल हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट के अंदर 6/2, 2 तिया 6 यानी कि √3। तुम्हारा एक यहां पर ऐसे रख, तुमने एक 3√6 को तुमने भाग दिया 3 से, यानी कि एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दिया, तो तुम्हारे पास क्या आ गया, एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग देने पर √6 जो कि एक अपरिमेय संख्या है ना। तो हर एक केस में आप जब एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से या एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दोगे, वो हर एक केस में क्या देगा, हर एक केस में अपरिमेय संख्या देगा, बस केवल एक केस को छोड़कर। अगर आप परिमेय संख्या को ले लो तो जीरो के बटे में आप कोई भी अपरिमेय संख्या लोगे, जीरो को आप किसी भी अपरिमेय संख्या से भाग दोगे वो जीरो आएगा, जीरो को आप किसी भी अपरिमेय संख्या से भाग दोगे वो जीरो आएगा। आप जानते हो कि जीरो को किसी भी नंबर से भाग दो वो हमेशा जीरो होता है, ठीक है। और अगर मान लो आप किसी दूसरे नंबर को जीरो से भाग देने लगो, अगर आप किसी दूसरे नंबर को जीरो से भाग देने लगो, तो आप जानते हो कि नंबर बटे जीरो क्या होता है, नंबर बटे जीरो होता है अपरिभाषित। तो भैया इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित, का मान हो जाएगा अपरिभाषित। तो इसीलिए केवल जीरो के केस को छोड़कर, केवल जीरो के केस को छोड़कर बाकी किसी भी परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या से भाग कर दो या अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या से भाग कर दो, आपका हमेशा अपरिमेय संख्या ही आती है, ठीक है। तो यहां पर भी वही सेम चीज, आपका सेम स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा कि जीरो को छोड़कर किसी भी परिमेय संख्या की भाग अपरिमेय संख्या से करने पर, अपरिमेय संख्या से करने पर क्या आएगा बच्चों, करने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है भाई, प्राप्त होती, ठीक है, अपरिमेय संख्या प्राप्त, सिंपल लॉजिक, ठीक, क्लियर हो गई बात, यहां भी सबको समझ में आ गया। तो भैया देखो, अब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या की आपस में भाग करने पर भी क्या केस बनेगा, आपस में भाग करने पर भी यही वाला केस बनेगा जो ऊपर बना हुआ, क्या, कि जीरो के अलावा बाकी किसी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या को भाग कर लो, वो हमेशा क्या देगा, अपरिमेय देगा, ठीक है। तो भैया ये तुम्हारी टेबल कंप्लीट हो गई। वास्तविक संख्याओं पर जो संक्रियाएं थी वो इस तरीके की हो सकती हैं, मतलब कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आती हैं, ठीक है। तो अगर आप दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ोगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, घटाओगे, तो वो हमेशा परिमेय संख्या देंगी, वो कभी गद्दारी नहीं करेंगी, ठीक है। अगर आप दो अपरिमेय संख्याओं को कभी जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, तो वो अपरिमेय भी हो सकती हैं और परिमेय भी हो सकती हैं भाई, ठीक है। वो अपरिमेय भी हो सकती हैं और परिमेय भी हो सकती हैं। और अगर वहीं पर मैं बात करूं कि दो
परिमेय तथा एक परिमेय और एक अपरिमेय, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ोगे और घटाओगे तो वो सदैव अपरिमेय ही देंगी। लेकिन अगर तुम दो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करोगे और भाग करोगे तो जीरो के केस के अलावा बाकी सभी केसेस में वो क्या देंगी बच्चों? अपरिमेय संख्या ही देंगी। सबको क्लियर हो गया? ये आ गया यहां तक सबको समझ में? तो अपरिमेय संख्याओं पर संक्रिया समझ में आ गई। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लो। जैसे कि ये क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि 7√5 7/√5 2√2 + 21 पाई - 2 अपरिमेय है या नहीं। तो देखो यार, सीधी सी बात है, 7√5 यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या की आपस में गुणा हो रही है। एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या की आपस में गुणा हो रही है, तो फाइनली जो मान निकल कर आएगा वो क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। तो हाँ भाई, ये अपरिमेय है। ये क्या है? ये अपरिमेय है। ठीक है, ये अपरिमेय है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या की गुणा करने पर हमारे पास हमेशा अपरिमेय आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तुम लोग होमवर्क में करोगे, बहुत बेसिक है। ठीक है, ट्राई करके देखना। और पाई का मान, पाई हमेशा अपरिमेय होता है, याद रखना। जिस बालक को याद नहीं है, पिछली क्लास में ही बताया है मैंने कि पाई का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति का होता है, इसीलिए पाई अपरिमेय संख्या होती है। तो जब हम एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को आपस में घटाते हैं तो क्या आता है? अपरिमेय संख्या आती है। तो पाई - 2 भी अपरिमेय संख्या होगी, याद रखना ये। ठीक है, चलो मैं सीधा नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलता हूं। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है बच्चों यहां पर कि 2√2 और √2 - 3√3। ठीक है, 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को आपस में जोड़िए। ठीक है, चलो भाई, 2√2 + 5√3 इसे जोड़ना है इसके साथ भाई √2 - 3√3। ठीक है, सिंपल है, बहुत बहुत इजी है। जो रूट वाले, पहले इनका ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो 2√2 + 5√3 + √2 - 3√। ठीक, तो जो समान रूट वाले, जो समान अपरिमेय वाली संख्याएं उन्हें एक साथ रख लेते हैं। √2 और √2 वाली संख्याओं को एक साथ रख लेते हैं, तो 2√2 + √2, ठीक है, फिर + 5√3 - 3√3। तो अब देखो, या तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, यहां से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 2√2 + √2 कितना हो जाएगा? 2√2 और √2 हो जाएगा हमारा 3√2। ठीक है, और 5√3 - 3√3 कितना हो जाएगा? 2√3। तो या तो डायरेक्ट आंसर लिख लो। ठीक है, 2√2 और √2 हो जाएगा हमारा 3√2। ठीक, प्लस 5√3 - 3√3, तो 5 में से 3 गए, कितना बचा? 5 में से 3 गए, 2 बचा, तो 2√3। तो या तो ये डायरेक्ट आंसर लिख लो। ठीक है, या तो ये डायरेक्ट आंसर लिख लो, या फिर वो कॉमन लेने वाला खेल कर लो कि भैया देखो, इन दोनों में से √2 कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से √2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 2, और यहां पर आ गया +1। ठीक है, प्लस इन दोनों में से √3 कॉमन आ रहा है, तो √3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 5 - 3। ठीक है, तो क्या होगा? √2 गुणा 2 + 1 कितना हो गया? 3, प्लस √3 गुणा 5 - 3 कितना हो गया? 2। तो अपने पास कितना आ जाएगा? 3√2 + 2√3। तो इन दोनों संख्याओं की आपस में जोड़ने पर, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर हमारे पास ये निकल कर आ गया। ठीक है, चाहे तो उस तरीके से कर लो डायरेक्ट, और चाहे इस तरीके से कॉमन लेके कर लो, दोनों में से किसी भी तरीके में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सबको? ये आ गया भाई समझ में? आगे बढ़े, चलो देखो अब अगला क्वेश्चन कह रहे कि 8√5 को 2√5 से भाग करिए। तो बहुत इजी है, 8√5 को भाग करना है 2√5 से, है ना? बहुत इजी है ये, तो आराम से हो जाएगा। सीधा सीधा 8√5 बटे में 2√5। यहां पर क्या होगा? यहां तो डायरेक्ट √5 से √5 कट गया। ठीक है, और 2 से काटेंगे तो कितना आ गया? 2 दूनी 4। तो अपने पास क्या निकल कर आ गया? 4 निकल कर आ गया। ये तो बच्चों वाला सवाल था।
बहुत ही ईजी था, ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी था, 4 हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, आ गया समझ में? चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। अब यहां पर एक चीज और है कि रूट के अंदर अगर x दिया हुआ है, मतलब रूट के अंदर कोई भी संख्या दी हुई है, ठीक है, जैसे कि रूट के अंदर दे दिया कोई भी संख्या 9.3 या रूट के अंदर दे दिया 2.7, ठीक है, या रूट के अंदर दे दिया 3.4, तो इसे एक संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल हम यहां पर देखेंगे, बाकी अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है। मान लो मैं दिखा रहा हूं किसे, मैं दिखा रहा हूं कि रूट 3.4 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित, ठीक है, कि रूट 3.4 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करें। तो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, देखो सीखते हुए चलना जो मैं बताता जा रहा हूं। अब तुम्हें रूट 3.4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे, ठीक है, 3.4 सेंटीमीटर, एक लाइन खींचोगे 3.4 सेंटीमीटर की, ये हो गई ए बी 3.4 सेंटीमीटर या 3.4 यूनिट बोल लो, ठीक है। जितना रूट के अंदर नंबर दे रखा होगा उतने सेंटीमीटर की एक लाइन, जितना रूट के अंदर नंबर दे रखा होगा उतने सेंटीमीटर की एक लाइन, ठीक है। अब इसके बाद तुम ये जो ए बी लाइन है इसे आगे तक बढ़ा दोगे, ये जो ए बी लाइन है इसे आगे तक बढ़ा दो, ठीक है, ये ए बी लाइन को मैंने आगे तक बढ़ा दिया, ठीक है। संख्या रेखा पर क्या होता है, संख्या रेखा पर होता है 0 1, 0 के दाई तरफ 1 2 3 4, 0 के बाई तरफ -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी हमारा बनेगा 0, ये पॉइंट बी बनेगा हमारा 0। इसके बाद एक एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमारे आगे के पॉइंट ले लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, हमने ले लिए, ये हमारी संख्या रेखा तैयार हो गई। इसी पे हमें रूट 3.4 को दर्शाना है। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक लाइन खींची, रूट के अंदर जितना नंबर दे रखा था, रूट के अंदर जितनी संख्या दे रखी थी उतने सेंटीमीटर की हमने लाइन खींची। अगर तुम्हें 2.7 को दर्शाना है तो 2.7 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचोगे, 9.3 को दर्शाना है तो 9.3 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचोगे। एक पॉइंट हो गया ए और दूसरा पॉइंट हो गया बी, जो पॉइंट बी होगा वहीं से हमारी नंबर लाइन स्टार्ट होगी, जो पॉइंट बी होगा वहीं से हमारी नंबर लाइन स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ए बी लाइन के आगे, हम क्या करेंगे, ए बी लाइन के आगे, ए बी लाइन के आगे, ये जो ए बी लाइन है इससे आगे 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट का एक निशान लगाएंगे, जो कि 1 पर आएगा, 1 यूनिट का एक निशान 1 पर आएगा, ठीक है। ये है कितने यूनिट का, 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट, एक निशान लगाएंगे, मान लो ये हो गया सी, ये क्या हो गया सी। हमने क्या करा, ए बी लाइन खींची, बी पॉइंट को हमने अपना 0 माना और उससे आगे अपनी नंबर लाइन बना दी, ठीक है। फिर बी पॉइंट से आगे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमने क्या लगाया, हमारा पॉइंट सी लगाया, ठीक है। अब ये जो पूरा ए सी है, ये जो पूरा ए सी है, ए सी है, इसका हम क्या कर देंगे, मध्य बिंदु विभाजन कर देंगे। क्या करेंगे भैया, इसका मध्य बिंदु निकालने के लिए इसका विभाजन करेंगे। कैसे करते हैं विभाजन, याद है ना, कैसे करते हैं भाई, प्रकार लो, ठीक है। जिस रेखा का विभाजन करना है उसकी आधे से ज्यादा दूरी भरो, तो मैंने प्रकार लिया, आधे से ज्यादा दूरी भर ली, ठीक है, आधे से ज्यादा, हमें एसी का करना है विभाजन, तो प्रकार लिया, एक बिंदु पर रखा, आधे से ज्यादा दूरी भरी और एक चाप लगा दिया ऊपर और वहीं एक चाप लगा दिया नीचे, ठीक है। फिर उस रेखा के दूसरे बिंदु पर प्रकार रखो, उस रेखा के दूसरे बिंदु पर प्रकार रखो, फिर वही काम, एक चाप लगाओ नीचे और एक चाप लगाओ ऊपर, जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं मिलाते हुए एक रेखा बना दो, ठीक है। तो यही रेखा का जो मध्य बिंदु हो जाएगा, जहां पर ये रेखा हमारी AC को काटेगी, जहां पर ये रेखा AC को काटेगी वही AC का मध्य बिंदु हो जाएगा M, वही AC का मध्य बिंदु हो जाएगा M,
ठीक है, अब क्या करोगे बच्चों, अपना कंपस लो, यानी कि प्रकार लो, m को मानो केंद्र और c तक की दूरी भरो। ठीक है, m को मानो केंद्र और c तक की दूरी भरो और क्या करो, एक अर्धवृत्त बना दो। ठीक है, चाहे तो तुम दूरी c तक की भर सकते हो, चाहे दूरी a तक की भर सकते हो, क्योंकि ये AC का मध्य बिंदु है तो दोनों दूरी बिल्कुल बराबर होंगी। चाहे तो c तक की दूरी, a से c तक की दूरी, m से c तक की दूरी भर लो या m से a तक की दूरी भर लो, दोनों दूरियां बिल्कुल बराबर है क्योंकि m AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब ये बन गया वृत्त, ये बन गया अर्धवृत्त। अब क्या करोगे, अब ये जो बिंदु B था इससे हम एक लंब बनाएंगे जो कि हमारे अर्धवृत्त को किसी ना किसी बिंदु पर तो काटेगा ही। भैया एक लंब बना दो। ठीक है, ये हो गया हमारा लंब। ठीक, और ये अर्धवृत्त को कहां पर काट रहा है, ये अर्धवृत्त को इस बिंदु पर काट रहा है, मान लो ये बिंदु हो गया D। तो ये जो BD है, ये जो BD है यही √3.4 सेंटीमीटर के बराबर होगी। ठीक है, ये जो BD है यही √3.4 सेंटीमीटर के बराबर होगी। लेकिन हमें तो इसे नंबर लाइन पर दिखाना था ना, हमें तो इसे संख्या रेखा पर दिखाना था, तो कैसे दिखाएंगे, अब B पर प्रकार रखेंगे भैया। ठीक है, B को केंद्र मानो, B पर प्रकार रखो और BD दूरी जो है यानी कि √3.4 जो है वो प्रकार में भरो और क्या करो, एक चाप लगा दो। अब जहां पर ये तुम्हारा संख्या रेखा को काट रहा है, जहां पर ये तुम्हारा संख्या रेखा को काट रहा है वही बिंदु हो जाएगा जो कि तुम्हारी दी गई संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा रहा है, यानी कि ये बिंदु है जो कि √3.4 को दर्शा रहा है संख्या रेखा पर। ठीक है, एक एक पॉइंट मैंने क्लियरली समझा दिया है कि तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है, तो एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा से देखोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कैसे रूट के अंदर आने वाली संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना है। मैं एक बार इसके लिए बता देता हूं 9.3 के लिए, तो कैसे करेंगे, √9.3 को अगर संख्या रेखा पर दर्शाना है तो पहले 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे AB। ठीक है, फिर B से आगे अपनी संख्या रेखा बना लेंगे, B से आगे अपनी संख्या रेखा बना लेंगे, P हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 एक एक सेंटीमीटर के गैप पे अपनी सारी की सारी हमारी आगे की जो संख्याएं हैं वो बना ली हमने। ठीक है, फिर B के बाद 1 सेंटीमीटर पर यानी कि 1 पर हम अपना बिंदु C मानेंगे। ठीक है, बिंदु C मान लिया। अब ये जो AC है इसका क्या करेंगे, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, कैसे, इसका लंब समद्विभाजक करके। ठीक है, अपना प्रकार लिया, A पर रखा, एक चाप आधे से आधा दूरी भरी, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर उतनी ही दूरी से C बिंदु से एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, जहां पर दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे उन्हें मिलाते हुए एक रेखा बना देंगे। ये रेखा AC को जहां पर काटेगी वो उसका मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, मध्य बिंदु को M मान लिया, M पे हमने प्रकार रखा, या तो C तक की दूरी भरो या A तक की दूरी भरो, दोनों बराबर हैं। ठीक है, और एक अर्धवृत्त की रचना कर दो। जैसे ही हम अर्धवृत्त की रचना करेंगे, ठीक है, उसके बाद B बिंदु से सीधा एक लंब डालो, ये अर्धवृत्त को कहीं ना कहीं काट रहा होगा, यही जो आपका BD है यही आपकी क्या हो जाएगी, यही आपकी √3.4 हो जाएगी। B पर प्रकार रखो, D तक की दूरी भरो और एक चाप लगा दो, ये चाप आपका संख्या रेखा को जहां पर काटेगा वही आपका क्या बन जाएगा, वही आपका √3.4 बन जाएगा। ठीक है, बस ऐसा काम करना। ठीक है, ये करना है और कुछ नहीं। इस तरीके से तुम स्क्वायर रूट के अंदर आने वाले किसी भी नंबर को दर्शा सकते हो। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें √3 को दर्शाना है तो √3 को भी ऐसे दर्शा सकता है। उसका एक और तरीका भी है, √3, √5, √7, √8 इन सबको दर्शाने का एक और तरीका भी है, लेकिन तुम ऐसे भी दर्शा सकते, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो भाई, तो ये सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर भी ले रखा है, ये रहा √3.5 को, ये तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है ना, अगर तुम्हें देखना हो तो। ठीक, अब आ जाओ आगे। बेटा देखो, ये कुछ सूत्र हैं, ठीक है, जो कि अपरिमेय संख्याओं की गुणा और भाग और जोड़ और घटा में काम आते हैं। तो ये सूत्र ज्यादा ध्यान रखना, इनमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हें मार्क कर दे रहा हूं। एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला।
ये तीनों तो मतलब तुम्हें जरूर ध्यान होने चाहिए कि अगर कहीं पर लिखा है रूट ए गुणा रूट बी तो उसे तुम लिख सकते हो रूट ए के रूट एक ही रूट के अंदर ए बी, ठीक है। जैसे कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है रूट 2 गुणा रूट 3 तो आप उसे सीधा सीधा लिख सकते हो रूट के अंदर 2 गुणा 3 यानी कि रूट 6, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर कहीं लिखा है रूट ए बटे रूट बी यानी कि कहीं पर लिखा है रूट 6 बटे रूट 8, ठीक है, तो तुम उसे सीधा सीधा एक ही रूट के अंदर लिख सकते हो 6 बटे 8 और उसे आराम से तुम हल करके क्या लिख सकते हो 3 बटे 4, ठीक है। ध्यान रखना आगे क्या लिखा है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है रूट ए प्लस रूट बी गुणा रूट ए माइनस रूट बी तो ये सीधा सीधा बराबर हो जाता है ए माइनस बी के। हमने एक सूत्र पढ़ रखा है ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर है हमारा रूट ए प्लस रूट बी गुणा रूट ए माइनस रूट बी, तो अगर हम इसे इस रूप में लिखे तो ये क्या बनेगा रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, हमारे पास खाली ए माइनस बी बचेगा, ठीक है। बाकी आगे तो इस तरीके के हैं ये सूत्र, इन्हें तो हम हल करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 3 सूत्र तुम्हें जरूर याद होने चाहिए, 3 सूत्र तुम्हें जरूर पता होने चाहिए, इन्हें याद करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई बात, आ गया सबको समझ में यहां तक भी। तो देखो भाई एक एग्जांपल इस पे भी देख लेते हैं। कह रहा है कि 5 प्लस रूट 5 गुणा 5 माइनस रूट 5, इसे हल करो। तो देखो इसके लिए ये रहा सीधा सीधा सूत्र, ए प्लस रूट बी गुणा ए माइनस रूट बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी के, तो ए प्लस रूट बी माइनस ए गुणा रूट बी, तो यहां पर क्या है ए प्लस रूट 5 ए माइनस रूट 5, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी के, तो ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस बी यानी कि 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 5 हो गया बच्चों 20। सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों तुम्हें ये जो सूत्र हैं ये जरूर याद करने हैं, ठीक है। अब आ जाओ, जैसे कि ये क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है कि 4 रूट 5 और 5 रूट 5 का गुणनफल क्या होगा, बताओ कमेंट में आंसर बताओ, ए बी सी या फिर डी, 20 100 20 रूट 5 या फिर 9 रूट 5, क्या आंसर होगा 4 रूट 5 गुणा 5 रूट 5, कितना होगा भाई ये 4 रूट 5 गुणा 5 रूट 5, ये हो जाएगा हमारा 5 चौक 20, ठीक है। 4 की गुणा 5 में करेंगे तो 5 चौक 20 और रूट 5 की गुणा रूट 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट 5 का स्क्वायर यानी कि 5, तो 20 पंजे तो हमारे पास ये निकल कर आ गया 100। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बच्चों 100, यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। क्लियर हो गई बात, अगला सवाल देख लें क्या कह रहा है। देखो भाई ये कह रहा है कि रूट 7 माइनस रूट 6 गुणा रूट 7 प्लस रूट 6, अरे भैया इसके लिए तो अभी डायरेक्ट सूत्र बताया था, क्या होगा 1 माइनस 1 0 या रूट 11, इसके लिए तो अभी डायरेक्ट सूत्र बताया था, क्या था रूट ए माइनस रूट बी गुणा रूट ए प्लस रूट बी किसके बराबर होता है बच्चों, ये तो डायरेक्ट सूत्र है, अभी अभी बताया भाई, क्या है ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6, सीधा सीधा 7 माइनस 6 किसके बराबर हो गया 1 के, तो भैया देखो ये हो गया हमारा विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो बच्चों देखो आज की क्लास में हमने हमारा वास्तविक संख्याओं पर जो संक्रियाएं थी वो पढ़ ली हैं, ठीक है। इसके अलावा रूट के अंदर आने वाली किसी संख्या को कैसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं वो समझ लिया है, ठीक है। और हमारा जो उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे वो भी कर लिए। इसमें थोड़े इजी क्वेश्चन थे क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी हमारी किसके ऊपर, वो होगी हमारी घातांक के नियम के ऊपर, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। अब जो असली क्वेश्चन आएंगे वहां पर आएंगे, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम, वहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और वहां पर काफी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए आज की जो क्लास है वो थोड़ी छोटी भी है, ठीक है ना। तो आराम से आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अब मैं तुमसे मिलूंगा सीधा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे ध्यान रखना, टेक केयर, टाटा और बाय बाय, सीधा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।